इजराइल ईरान युद्ध के साथ बात करेंगे, देश के हालात के बारे में और उत्तराखंड की स्थिति के बारे में वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। सबसे पहले दैनिक भास्कर ऐप पर साझा किए गए समाचार। अमेरिका ने ईरान के 3 एटमी ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर 14,000 किलो के दर्जन भर बम गिराए। इसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया, जिसमें 7 स्टेल्थ B-2 बॉम्बर्स, रिफ्यूलिंग और फाइटर जेट समेत 125 से ज्यादा विमान शामिल थे। इस्फहान और नतांज पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद संबोधन दिया। उन्होंने कहा, ईरान अब शांति कायम करे, वरना उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। फोर्डो, नतांज और इस्फहान ईरान के वो 3 परमाणु ठिकाने जिस पर अमेरिका ने हमला कर उसे तहस नहस कर दिया, ऐसा अमेरिका का दावा है। वहीं ईरान ने नुकसान को न्यूनतम बताते हुए कहा कि इन ठिकानों को पहले ही खाली कर दिया गया था। इजराइल की सेना ने ईरान के 6 एयरपोर्ट को निशाना बनाया। हमले को लेकर इजरायली सेना ने बताया कि IDF ने ड्रोन हमलों के जरिए ईरान के 15 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए हैं। इन हमलों में हवाई पट्टियों, अंडरग्राउंड बंकरों, ईंधन भरने वाले विमान और ईरान के F-14, F-5 और AH-1 जैसे लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल के एक हर्मीस ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले रविवार देर रात इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के शाहरुद में बैलिस्टिक मिसाइल दागी। IDF ने यह हमला करीब 2000 किलोमीटर दूर इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर किया। हमले में इंजन बनाने वाली मशीनें और कई जरूरी इक्विपमेंट तबाह हो गए। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान, किरमाशाह और हमादान में भी एयर स्ट्राइक की। दुनिया का सबसे एडवांस इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ईरानी मिसाइलों को 100% नहीं रोक पा रहा है। शहर के बीचों बीच रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरी है। अमेरिका के ईरान पर अटैक के बाद इजराइल के हाइफा और तेल अवीव में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली। हालात का जायजा लेने हम बिना देरी किए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा के सेंट्रल एरिया में, जिसे अदा इलाका कहा जाता है। पीछे आपको जो नज़ारे दिख रहे हैं, आपसे कुछ घंटे पहले तकरीबन सुबह के 8 बजे ये जबरदस्त बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से लॉन्च किया गया है, जिसमें शहर के बीचों बीच रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरी है। इजराइल में होम फ्रंट कमांड का ऐप इस अटैक से बचने की हिदायत देता है। हमले की आशंका होने पर ही मैसेज भेजता है। अगला अलर्ट बॉम्ब शेल्टर में जाने का होता है। फिर सायरन बजते हैं। ये बताता है कि मिसाइल इलाके की तरफ आ रही है। तब फोन में वाइब्रेट होता है और उससे सायरन बजता है। ऐप में मैसेज फ्लैश होता है, आपके इलाके में रॉकेट और मिसाइल फायर हो रहा है। सेफ हाउस में चले जाएं, आपके पास 1.5 मिनट का वक्त है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हाइफा के सेंट्रल इलाके में रहने वाले गिलान चपेया के घर से मिसाइल 30 मीटर दूर आकर गिरी। उनका परिवार अब सदमे में है। धमाका इतना जोरदार था कि मैं डर से कांपने लगा। मैं बहुत घबरा गया हूँ। ये पहली बार हुआ कि मिसाइल गिरने से पहले सायरन सिस्टम ने काम नहीं किया। सायरन का वक्त पर अलर्ट न देना हमारे लिए हैरान करने वाली बात है। धमाके के बाद हम यहाँ पहुंचे। रिलीजियस यहूदी राइबान से हम मिले, जो ईरान इजराइल जंग के बीच अब तक कुल 1713 भारतीयों को निकाल लिया गया है। मशहद से एक और प्लेन रविवार रात 11:30 बजे 285 नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। इससे पहले 21 जून को 600, 20 जून को 407 और 19 जून को 110 भारतीय दिल्ली पहुंचे थे। ईरान से दिल्ली पहुंचे इन यात्रियों ने एयरपोर्ट पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। कुछ लोग भावुक भी नजर आए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि दोनों ने हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों को पनाह दी थी। गिरफ्तार हुए दोनों आरोपी पहलगाम के ही रहने वाले हैं। आरोपियों के नाम परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार हैं। पूछताछ में दोनों ने ये भी पुष्टि की कि आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा। पहलगाम हमले के 3 आतंकियों में से एक की पहचान हो गई है। रविवार को NIA की गिरफ्त में आए 2 आरोपियों ने बताया कि आतंकी का नाम सुलेमान शाह है। बाकी 2 पाकिस्तानी आतंकियों के नामों का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। सुलेमान भी उस आतंकी नेटवर्क में शामिल है जिसने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इनमें हाशिम मूसा, तलहा भाई और जुनैद थे। हालांकि जुनैद पिछले साल ही एनकाउंटर में मार दिया गया था। रविवार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में 2 लोगों। ग्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया को चेतावनी दी। DGCA ने कहा कि अगर फ्लाइट ऑपरेशन में गड़बड़ियां जारी रहीं तो एयरलाइन का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जा सकता है। ये कदम पायलट ड्यूटी शेड्यूलिंग और निगरानी में लगातार उल्लंघन के कारण उठाया गया है। इसके बाद एयर इंडिया ने सिंगापुर की 2 फ्लाइट सस्पेंड की हैं। वहीं 19 घरेलू रूट पर फ्लाइट्स की संख्या घटा दी। एयर इंडिया ने 3 फ्लाइट्स 15 जुलाई तक अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दी है। इसमें बेंगलुरु से सिंगापुर, पुणे से सिंगापुर की 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स के साथ मुंबई से बागडोगरा की एक डोमेस्टिक फ्लाइट है। वहीं एयरलाइन ने रविवार को सोशल मीडिया पर बताया वे 19 रूट पर चलने वाली डोमेस्टिक फ्लाइट्स की संख्या भी घटा रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में इंडिगो एयरलाइंस के एक कर्मचारी ने फ्लाइट कैप्टन समेत 3 लोगों पर जातिगत उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले पीड़ित शरण ने बताया कि 28 अप्रैल को गुरुग्राम में एक मीटिंग के दौरान उन्हें सबके सामने जाति सूचक टिप्पणियों से अपमानित किया गया। पीड़ित ने बताया, मुझे
मुझे कहा गया कि तू हवाई जहाज उड़ाने के लायक नहीं है, जाकर चप्पल सिल, तू मेरा जूता चाटने के लायक भी नहीं है। मॉनसून ने देश में लगभग हर राज्य में एंट्री ले ली है। राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी है। प्रदेश की कई नदियां उफान पर है। इस कारण सिरोही जिले में दिल्ली गुजरात नेशनल हाईवे पर पानी भर गया। वहीं जोधपुर में पुलिया पार कर रही कार नाले में गिर गई। पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। इधर मध्य प्रदेश के चित्रकूट में शुक्रवार रात से हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। गुप्त गोदावरी पहाड़ी पर पानी का बहाव तेज होने से श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई है। गुना में कोहन नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली बहने से 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं ओडिशा के बालासोर जिले में स्वर्णरेखा नदी में अचानक आई बाढ़। आज 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे। काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई। सुबह 11 बजे तक की मतगणना में गुजरात के विसावदर में आप और कड़ी में बीजेपी है। उधर पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर आप उम्मीदवार। इसके अलावा केरल की नीलाम्बुर सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट, पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। 19 जून को गुजरात के विसावदर और कड़ी, पंजाब के लुधियाना वेस्ट, केरल की नीलाम्बुर और पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर वोटिंग हुई थी। उत्तराखंड NI एक्सपर्ट ने उत्तराखंड पुलिस द्वारा जारी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड चमोली पुलिस ने बताया कि पहाड़ी से चट्टानें गिरने के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भनेर पानी पीपलकोटी के पास सड़क अवरुद्ध हो गई है। वीडियो स्रोत चमोली पुलिस। उत्तराखंड उत्क्रांति दल ने एक्स पर कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि देहरादून की सहसपुंडिस को विधानसभा के सेलाकुई क्षेत्र के मूल निवासियों ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ली। सदस्यता अभियान उपरांत केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष मेजर संतोष भंडारी एवं दल के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी के नेतृत्व में समस्त क्षेत्रवासियों ने उपरांत की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। उत्तराखंड क्रांति दल ने एक अन्य पोस्ट में एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि आदरणीय रविंद्र उनियाल जी ने किया उपरांत सिपाहियों का जोरदार स्वागत। उपरांत केंद्रीय महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष मेजर संतोष भंडारी जी ने स्वागत हेतु उनियाल जी का धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं रविंद्र उनियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज वो राजस्थान से उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्यों को मिलने के लिए यहाँ देहरादून में आए हैं और हमारा इतना अच्छा इन्होंने वार्म वेलकम किया। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और इससे पता चलता है कि उत्तराखंड क्रांति दल का पूरे देश के कोने कोने में जो प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत रविंद्र जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं उत्तराखंड क्रांति दल के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो आज मेरे आह्वान पे यहाँ आए और संतोष दीदी का और भाई आशुतोष नेगी जी का, भूपी पंडित जी का और अपने छोटे भाई शांति प्रसाद भट्ट जी का और आप लोगों का प्रयास में देखता रहता हूँ जो आप लोग उत्तराखंड क्रांति दल के अच्छा कार्य करते हैं और आप लोग की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और यू डेफिनेटली विन द 2027 इलेक्शन और मेरे से जितना होगा तो मैं उत्तराखंड क्रांति दल की सेवा करता रहूँगा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने एक्स पर कुछ फोटो साझा करते हुए लिखा है कि आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पंचायत चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी, पूर्व अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर श्री हरक सिंह रावत जी एवं श्री सूर्यकांत धस्माना जी मौजूद रहे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। आरक्षण को लेकर SC आरक्षण हो, ST आरक्षण हो या महिला आरक्षण को लेकर सरकार से कहा है कि अगली सुनवाई में आप उसको लेकर स्पष्ट नीति को लेकर आए और तब तक चुनाव की कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। अधिसूचना जारी की थी 21 तारीख को, तो कहा था कि 25 से 28 तारीख तक पंचायती चुनाव का नॉमिनेशन होगा और 2 फेज में चुनाव होंगे, एक 10 जुलाई को और दूसरा 15 जुलाई को। परंतु और पार्टियां हैं, चाहे वो निर्दलीय हैं, सब अपनी तैयारी पर जुट गए थे और कोर्ट के स्टे के बाद इस सब पर और तब तक के लिए रोक लग गया। अगली सुनवाई पर कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसके बाद पता चलेगा क्या होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी टिप्पणी में ज़रूर लिखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट करना, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ उसकी सूचना आपको मिल सके। अगर आप हमारे किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को लगातार शेयर करते रहें।